से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी में। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और आप लोग अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछली क्लास में अब तक मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके थे। मगध में कौन कौन से जो 3 राजवंश उदय हुए, जैसे हर्यक वंश है ना, नागवंश, और फिर हमने पढ़ा था नंद वंश। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद। अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का धनानंद। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसी के समकालीन यूनानी आपके आए थे सिकंदर, जिसके टाइम पे बोला जाता है कि सिकंदर किस वंश के टाइम पे भारत में आया। तो कल की क्लास में बताया कि नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जिसके टाइम पे आपका सिकंदर ने भारत पे हमला किया। और भारत में किसके साथ युद्ध होता है? तो पोरस के राजा पुरु के साथ युद्ध होता है झेलम नदी के तट पे, जिसको बितिस्ता का युद्ध भी कहा गया। बाद में रिटर्न वापस जाते समय सिकंदर का बेबीलोन में निधन हो जाता है। और सिकंदर भारत वाला जो एरिया है जो उन्होंने जीता था, ऊपर वाला काबुल कांदर वाला एरिया, वो अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंप के चले जाते हैं। वो कहानी वहाँ ख़त्म होती है। अब यहाँ भारत की क्या स्थिति है, इसको अगर जाने तो जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं चाणक्य जी, उनको जब इस चीज़ का आभास होता है कि सिकंदर भारत पे हमला करने वाला है, तो वो भारत के सबसे शक्तिशाली शासक धनानंद के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप सभी को एकजुट होकर भारत में जो विदेशी अटैक या हमला होने वाला है उसके प्रति जागरूक होकर अपनी सेना का एकीकरण करना चाहिए। लेकिन धनानंद उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद कहा जाता है, जो कहानियाँ चलती हैं उनके अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं आपके चाणक्य वापस जा रहे होते हैं। वो केस वगैरह खोल लेते हैं, कहते हैं कि जब तक मैं इस धनानंद को ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगा। ये कहानी है। तो जाते टाइम उनको एक गांव पड़ता है, वहाँ पे एक बच्चा खेल खेल रहा होता है। वो खेल क्या होता है कि बच्चों को न्याय देने वाली तकनीक से गेम खेल रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि वो चाणक्य चंद्रगुप्त के उस व्यवहार से इतना प्रभावित होते हैं कि वो उसको वहाँ से खरीद लेते हैं और उसको फिर तक्षशिला ले जाते हैं। तक्षशिला में प्रशिक्षित करते हैं और अपनी कुशल रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए वो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को आगे लाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य था ये नहीं था, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। जैसे कि अगर हम यूनानी लेखकों की बात करें, यूनानी बुक्स में पढ़ें, तो वहाँ बताया गया कि चाणक्य क्षत्रिय, चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं था। वहीं अगर बौद्ध साहित्य में पढ़े तो बोला गया है ये क्षत्रिय था। तो कुछ और हिंदू साहित्य वहाँ पे इसको शूद्र जाति का बताया गया है। तो सर्वमान्य अगर एक अवधारणा बनी तो बोला गया कि जो चंद्रगुप्त है वो एक मौर्य गांव का साधारण सा बच्चा था जो अनाथ था, जिसको चाणक्य खरीद के लेके आते हैं और मौर्य गांव का होने की वजह से उसको मौर्य वंश के नाम से उसका एक अलग साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये तो कहानी हुई किस तरीके से चंद्रगुप्त चाणक्य के अंदर अधीन आते हैं और किस तरीके से उनकी छत्र छाया में कुशल योद्धा बन के भारत में एक मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं। तो फिर क्या होता है, चलिए स्टार्ट करें इसमें कहानी आगे। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। तो ये टाइम पीरियड, मौर्य वंश का पूरा टाइम पीरियड हम देखें तो टाइम पीरियड है 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक। अभी बीसी ही चल रहा है, एडी नहीं आया, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम पीरियड है 322 से 298 बीसी। आपको डेट्स बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, आपको नाम याद होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम मिलते हैं, जैसे उस टाइम जो यूनानी बुक्स वगैरह लिखी गई या सेल्यूकस निकेटर के टाइम पे जो और भी सिकंदर के समय जो यात्री आए या लेखक आए, उन्होंने उस टाइम भारत में जो शक्ति के होने के प्रमाण दिए, उसमें उस राजा का उल्लेख उन्होंने सेंडोकोट्स व एंडोकोट्स के नाम से जिक्र किया। तो बाद में जब उसको रीड किया गया तो इतिहासकारों ने उस सेंडोकोट्स की तुलना, समतुल्यता
चंद्रगुप्त से बताई। इसके आधार पे कहा गया कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ही भारत में शासन कर रहे थे, और जो सेंडोकोट्स या एंडोकोट्स का उल्लेख किया जा रहा है वो कोई और शासक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। तो पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त को सेंडोकोट्स किसने कहा, ये पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा जस्टिन। एंडोकोट्स किसने कहा, तो एपियन और प्लूटार्क, दो अलग अलग इतिहासकार हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई, पाटलिपुत्र। जैसा कि मैं कल की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन की थी आपको कि पाटलिपुत्र ही ऐसा क्या वहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि थी या भौगोलिक दशाएं थी जिसके कारण मगध का जो राजधानी था, सेंटर ऑफ द मगध, पाटलिपुत्र को ही क्यों चुना गया होगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि मध्य गंगा घाटी के ऊपर वाला एरिया है, ऊपर से उपजाऊ है, और सबसे बड़ी बात जो पाटलिपुत्र था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया था। ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से क्या हुआ, युद्ध में बाहरी शक्तियों के खतरे से सुरक्षित था, है ना। जब चारों तरफ से कवर कर रखा है पहाड़ों ने, तो कोई बाहरी शक्ति इजीली अटैक नहीं कर सकती थी। उपजाऊ था, उर्वरक भूमि थी, तो वहाँ पे इजीली फूड एक्सेस अमाउंट में कृषि अधिशेष होने के साक्ष्य थे। तो इस आधार पे जो पाटलिपुत्र उस एरिया में सबसे अच्छी दशाओं के साथ संपन्न राज्य था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र राजधानी थी। अब यहीं पर अगर हम बात चंद्रगुप्त की प्रधानमंत्री चाणक्य की बात करें, तो चाणक्य उनके मेंटोर बोल देंगे हम आज की डेट में, उनके दाता, गुरु, शिक्षक जो भी कहे, उनके गुरु थे, जिनके कहा जाता है मौर्य वंश की जो रणनीति है वो किसके मस्तिष्क की उपज है, आपके चाणक्य की। लेकिन अमली जामा या किसको क्रियान्वित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब अगर चाणक्य के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जाने, तो चाणक्य के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। चाणक्य की बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अब कोई बताएगा बच्चे कि अर्थशास्त्र में किस चीज का उल्लेख किया गया होगा, तो आप लोग याद रखिएगा, इकोनॉमिक बुक नहीं है, इकोनॉमी की बुक नहीं है ये, अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री हैं आपके चाणक्य, उनके द्वारा लिखी गई ये राजनीति और प्रशासन के बारे में बुक है। इस बुक में बताया गया कि एक राजा को किस तरीके से अपने प्रजा पे प्रशासन करना चाहिए या किस तरीके से राज्य को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। राजा के नियम बताए गए प्रशासन को चलाने के लिए। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। मैकियावली ने बहुत बड़ी प्रशासनिक के ऊपर बुक लिखी, तो उन्हीं की बुक का उदाहरण लेते हुए चंद्रगुप्त के जो चाणक्य जी हैं, इनको भारत का क्या कहा गया है, भारत का मैकियावली। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या थे, जैसे कौटिल्य, याद होगा आप लोगों को, चाणक्य के अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। पूछा जाता है विष्णुगुप्त किसका नाम था, चाणक्य का। याद रखेंगे क्या क्या नाम मिलते हैं आपको चाणक्य के, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, कुटिल। ठीक है, ये चीजें आपको पता रहेंगी। अब उसके बाद क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में 305 बीसी के आसपास सिकंदर का जो सेनापति था, जिसको भारत के ऊपर वाले एरिया की कमान सौंप के चला गया था सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर और चाणक्य चंद्रगुप्त के बीच युद्ध होता है। वो युद्ध की डेट वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं 305 बीसी के आसपास सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है। युद्ध में सेल्यूकस की हार होती है। उसके बाद सेल्यूकस चंद्रगुप्त के साथ अपनी बेटी हेलेना का विवाह करते हैं और साथ में 4 प्रांत देते हैं। उन प्रांतों का आपसे जिक्र पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। पूछा जाता है कि कौन कौन से, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्रांत सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिए गए। तो आपको जब याद होगा बच्चे, तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन सा प्रांत नहीं है। तो क्या है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, 4 प्रांत दिए जाते हैं सेल्यूकस के द्वारा, और अपनी बेटी हेलेना का विवाह किया जाता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य क्या दे रहे हैं,
500 हाथी, याद रखिएगा 500 हाथी बदले में सेल्यूकस को दिए जा रहे हैं। और सेल्यूकस निकेटर क्या दे रहा है आपको? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान प्लस अपनी बेटी हेलेना। उसके बाद बताया गया है कि सेल्यूकस के ने ही अपने यहाँ का एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, इंफॉर्मेशन छोटी छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे मौर्य वंश का संस्थापक कौन, प्रधानमंत्री कौन, इंडिका किसकी बुक, अर्थशास्त्र किसकी बुक, अर्थशास्त्र में किसका परिचय, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इंडिका के बारे में बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। ठीक है, एक पॉइंट याद है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, पहला पॉइंट। और किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। अब पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की प्रसिद्ध बुक है इंडिका, तो इंडिका में उसने क्या वर्णन किया है? तो इंडिका में उसने पाटलिपुत्र में क्या बोला है इन्होंने कि 7 जातियां रहती थी, 7 जातियों का उल्लेख किया है, सामाजिक दशाओं के बारे में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त की जो इंडिका है उसमें उसके अनुसार भारत में दास नहीं थे, इनके अनुसार भारत में दास व्यवस्था नहीं थी, न्याय बहुत अच्छी कोटि का था। बोला जाता है कि इस बुक के अनुसार कि नगर में किसी को भी फ्रीली स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार था, चोरी की जैसी कोई चीज़ के एविडेंस नहीं मिले। हाँ, एक चीज़ और पता चलती है इंडिका से हमको, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका में 2 अधिकारियों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में 2 अधिकारियों का उल्लेख किया है, एक अधिकारी है एग्रोनोमोई और दूसरा अधिकारी है एरिस्टोनोमोई। तो एग्रोनोमोई कौन था? एग्रोनोमोई को कृषि व सड़क का अधिकारी बोला गया है। तो आपसे पूछा जाएगा मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में सड़क के या कृषि अधिकारी को किस नाम से उल्लेखित किया है या किस नाम से उसका परिचय दिया है? तो आपको पता होना चाहिए एग्रोनोमोई कौन है, कृषि या सड़क का अधिकारी। ठीक है, एक अधिकारी है एरिस्टोनोमोई जिसके बारे में बोला जाता है कि वो व्यापार और उद्योग का अधिकारी था। ये चीजें आप लोग बेसिक सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक जूनागढ़ अभिलेख के बारे में इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जाम के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत था एक, कौन सा प्रांत है आपका? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। क्वेश्चन 1 बना, कौन सी झील बनवाई? सुदर्शन, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील बनवाई। भाई अगर बोलने में कुछ गड़बड़ी हो जा रही है तो आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कहने लगे मैम आप गलत लिख रही हैं, गलत बोल रही हैं, हो जाता है ह्यूमन एरर। लेकिन आप याद रखिएगा कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील किस शासक के टाइम में बनी थी? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण खुद नहीं किया है, उसने सौराष्ट्र प्रांत का एक गवर्नर था पुष्यगुप्त, कौन था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त के द्वारा पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए गए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त के गवर्नर थे सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए किस शासक के टाइम में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और किस व्यक्ति ने किया? पुष्यगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त का गवर्नर था सौराष्ट्र प्रांत का। एक पॉइंट है, एक्चुअली सुदर्शन झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे चल के आप पढ़ेंगे कि अशोक ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया है ना। और फिर आप पढ़ेंगे वही जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये खुद अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है कि इसका निर्माण, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखा? तो एक रुद्रदामन शासक थे, उनके द्वारा लिखा गया। और जूनागढ़ अभिलेख के लिए स्पेशल चीज आपको याद रखनी है, ये पहला, नोट करिएगा बात को, कि पहला संस्कृत भाषा में प्राप्त या लिखा गया भारतीय अभिलेख है। संस्कृत भाषा का पहला भारतीय अभिलेख। ठीक है, भारत में ही संस्कृत है इस टाइम, तो आपको याद रखना है कि संस्कृत भाषा का पहला भारतीय अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जिसको किसने लिखा? रुद्रदामन के द्वारा लिखा है। और इसमें सुदर्शन झील के निर्माण से लेकर जीर्णोद्धार तक की कहानी का उल्लेख मिलता है।
तो निर्माण कराया चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में। पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए, इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया भद्रबाहु का नाम मिलता है। तो भद्रबाहु कौन है? जैन धर्म के गुरु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, जैन धर्म के भिक्षु हैं बोला जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे जैन धर्म दो भागों में बट गया है आगे चल के। एक बट गया है आपका श्वेतांबर, एक बट गया है दिगंबर, है ना। जो दिगंबर वाले संप्रदाय के संस्थापक है आपके भद्रबाहु, पिछली क्लास में सब पढ़ा चुकी हो। और जो स्थल वाले है श्वेतांबर है, वो स्थलबाहु स्थूलभद्र के नेतृत्व में बोलो श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले आपके दिगंबर कहलाए। तो दिगंबर वाले क्या होते हैं आपके, ये आसमान को अपना वस्त्र मानते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है। तो माना जाता है सॉरी, भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप के भद्रबाहु के नेतृत्व में निकल जाते हैं। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में वो श्रवणबेलगोला जो आपका है वहां जाते हैं, और वहां पे चंद्रगिरी नाम का पर्वत है, वहां पे वो संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग देते। तीन अलग अलग टर्म बोले ना मैंने, संलेखना, श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला एक जगह है जहाँ पे चंद्रगिरी नाम का पर्वत है, वहां पे संलेखना विधि से प्राण त्यागने वाले शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ गए थे श्रवणबेलगोला, भद्रबाहु के नेतृत्व में। अब याद रखेंगे अभी संलेखना विधि होती क्या है, अगर आपको याद नहीं है तो याद करा दे। भूखे रह के अन्न जल त्याग के मृत्यु की इच्छा में अपने आप को समर्पित करना, मतलब मृत्यु की आस में बैठना, ना भोजन ग्रहण करना, ना जल त्यागना, जल लेना, मतलब प्राण मृत्यु के लिए आप जा रहे हैं लेकिन भोजन त्याग के। तो संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्यागने वाले शासक कौन माने हैं पहले, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट शासक है आपका बिंबिसार। तो बिंबिसार इसका बेटा है, जिसका टाइम पीरियड 298 से 273 बीसी तक है, जो आपको याद नहीं रखना है। अब इसके बारे में बोला जाता है, इसको अमित्र घात बोला गया है, सिंहसैन बोला गया है जैन श्रुति के अनुसार, और बोला गया है आपको बारीसार भी बोला गया है इसको, बारीसार। तो ये सिंहसैन जैन श्रुति में मिलता है। अमित्र घात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात पूछा जाएगा कि किस शासक को अमित्र घात बोला गया है, तो बिंबिसार को। अब इसके दरबार में, इसके लिए ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, दो यात्री आते हैं, बस ये याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है, आप बिंब है, सॉरी बिंदु नहीं है, बिंब नहीं है, बिंदुसार गलत लिख दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बिंबिसार तो आपका हर्यक वंश में था, यहाँ बिंदुसार है। बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, जिसको अमित्र घात बोला गया है, सिंहसैन बारीसार बोला गया। इसके दरबार में दो यात्री आते हैं। कौन कौन से दो यात्री आ रहे हैं, एक फिलाडेल्फस आ रहा है, जिसको मिस्र का राजा है टालिमी द्वितीय। पूछा जाता है कि टालिमी द्वितीय ने, जो मिस्र का राजा था, उसने किसको राजदूत बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा है, फिलाडेल्फस। याद रखेंगे नाम फिलाडेल्फस आप लोग अच्छे से। और दूसरा नाम है डायमेकस। डायमेकस को सीरिया के शासक हैं एंटियालकीट्स के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, यह चीज याद हो गया आप लोग को इतना। इसके बाद क्या आता है कि बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला जो इनके एरिया में था, राज्य का भूभाग हिस्सा था, वहां पे विद्रोह होते हैं। तो इससे पहले अगर हम जाने कि इसके बेटों के बारे में अगर पूछा जाए, तो बिंदुसार के दो बेटे हैं, सुशीम और अशोक। तो सुशीम को इन्होंने तक्षशिला दे रखा है, तक्षशिला का गवर्नर बनाया हुआ है, और अशोक को बनाया हुआ है उज्जैन, उज्जैन का गवर्नर। ठीक है, याद रखेंगे। पूछा जाता है उज्जैन, अवंती एक ही है, अवंती इसकी राजधानी थी। आपसे पूछा जाता है कि बिंदुसार के राज में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, उस समय अशोक कहाँ का गवर्नर था। या पूछा जाएगा कि अशोक बिंदुसार के शासन में किस राज्य का, किस एरिया का गवर्नर था, तो उज्जैन का। या पूछा जा सकता है कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर रहा है, आपके उज्जैन या अवंती। तो कहानी इसके बारे में पता चलती है कि तक्षशिला वाले जो एरिया में था, तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है,
तो उस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम जाते हैं, लेकिन सुसीम विद्रोह नहीं शांत कर पाते, तो फिर अशोक जाते हैं और अशोक विद्रोह तो शांत करते ही हैं, साथ में सुसीम की हत्या भी कर देते हैं। बोला जाता है अशोक के बारे में कि सिंगली अनुश्रुति है, एक सिंगली अनुश्रुति के अनुसार, सिंगुली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया। क्या किया? 99 भाइयों का मारे, 99 भाई मारे या वध किया। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि किस अनुश्रुति के अनुसार, बाई चांस पूछा गया तो आप लोग याद रखिएगा। 99 भाइयों का वध किया अशोक ने, ये हमें कहाँ से जानकारी मिल रही है? सिंगुली अनुश्रुति। उसके बाद हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन मौर्य वंश में। तो अशोक के बारे में जाना जाता है, इसका कार्यकाल है 269 से 32 BC तक, 332 BC तक। इसके जन्म के बारे में जानकारी मिलती है कि 304 BC में इसका जन्म हुआ है। सुभद्रांगी जो बिंदुसार की पत्नी है, उनसे जन्म होता है। उसके बाद बताया गया कि अशोक का एक नाम था देवा नाम प्रिय। क्या नाम है? देवा नाम प्रिय, मतलब देवों को प्रिय लगने वाला। पूछा गया है क्वेश्चन कि देवा नाम प्रिय किस शासक की उपाधि थी, या किस शासक को, मौर्यकालीन किस शासक को देवा नाम प्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा अशोक, देवा नाम प्रिय याद रखेंगे। उसके बाद अशोक के द्वारा कुछ शिलालेख या स्तंभ लेख लिखे गए। स्तंभ लेख, शिलालेख क्या होता है? शिलालेख मतलब पत्थरों पे खुदाई करके लिखे गए आदेश। शिलालेख क्यों लिखे जाते थे अगर इसको जाने, तो उस टाइम पे राजा अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए, अपने द्वारा आदेशों को सुनाने के लिए पत्थरों पे लेख खुदवाते थे, उसको बोला गया शिलालेख। तो उन्हीं शिलालेखों में किसी किसी आदेश में अशोक के अलग अलग नाम मिले हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि अशोक नाम किस किस शिलालेख में मिला है, तो मास्की जो कर्नाटक में है, गुर्जरा MP में है, नेट्टूर कर्नाटक में, यहाँ से अशोक का नाम अशोक ही मिला है। वहीं पे अगर भाब्रू अभिलेख का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, इसमें कहा गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का या मौर्य वंश का सम्राट कहा, या खुद को राजा घोषित किया, या खुद को शासक बताया है, तो किस अभिलेख में बताया है? आपके भाब्रू अभिलेख याद रखिएगा आप लोग कि स्वयं को सम्राट कहा है अशोक ने। उसके बाद ये कहानी हुई, अशोक को उसकी नीतियों के अनुसार से ज़्यादा धम्मघोष की नीति, भैरी घोष की नीति, उसके साथ साथ इसके द्वारा जो अभिलेख खुदवाए गए उनके लिए ज़्यादा याद किया जाता है। तो वो जो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार किसने खोजा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो टी फैंथेलर हैं एक 1750 में, ये इसको खोजते हैं, और वही इसको पढ़ने का पहली बार काम ये किसने इसको रीड किया, कर पाए जो रीड इसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में सफलता किसको प्राप्त हुई, तो जेम्स प्रिंसेप। और खोजा किसने? टी फैंथेलर। याद रखिएगा दोनों फैक्ट्स। फिर पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें अलग अलग भाषाएं मिली हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और आरमाइक लिपि में अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। और कुछ मध्य एशिया वाले भाग में, अगर तुर्की वाले एरिया में जाएंगे तो ग्रीक लिपि में भी हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अशोक का जिक्र हो वह कलिंग का युद्ध का बारे में हम लोग बात ना करें तो अशोक इनकम्प्लीट है। तो अशोक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माने या एक टर्निंग पॉइंट माने, जीवन का एक मोड़ से दूसरे मोड़ में जाने की जो कहानी है वो कलिंग का युद्ध है। पूछा जाता है कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 BC में हुआ, और ये शासन के 8वें वर्ष हुआ। शासन के 8वें वर्ष हुआ। पूछा जाता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर युद्ध किया, तो शासन के 8वें वर्ष में युद्ध किया है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसमें कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशली थी, वहाँ का राजा पद्मनाथ था। और इस युद्ध के बाद कहा जाता है कि इतना रक्तपात हुआ था, इतनी संख्या में लोग मारे गए थे, इतना रक्त रंजित भूमि हो गई थी कि वो खून को देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके लिए एक अलग कहानी चलती है कि कहा जाता है कि कलिंग की एक लड़की थी
जिससे अशोक को प्यार हो गया था, वो उसको पाने के लिए युद्ध करता है। एक कहानी है, सच है क्या है ये मुझे नहीं पता। तो इस कहानी को लेके आप लोग मुझसे मैसेज मत करिएगा कि मैम आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ये फैक्ट पिक्चर भी है इसके ऊपर अशोका की। तो उसमें कहानी में दिखाया गया कि कलिंग में जब अशोक युद्ध कर रहा होता है तो कलिंग में क्या होता है, संख्या कम होने की वजह से वहाँ की महिलाएं भी भेष बदल के युद्ध में भाग लेती हैं। तो युद्ध की तलवारबाजी के दौरान अशोक की तलवार से ही उसकी प्रेमिका का गर्दन कट जाती है। जब उसको गर्दन कटने के बाद चेहरा उसका हटता है तो देखता है ये तो जिसके लिए मैं युद्ध कर रहा था वही मेरे हाथों से मर गई, तो इस युद्ध का रक्तपात का अर्थ क्या है। ये एक कहानी है, वास्तविकता क्या है मैं नहीं बता सकती इसके बारे में। बस ये याद रखिए कि ऐसा कुछ हुआ था कलिंग में, इतना रक्त रंजित हुई भूमि, इतना खून बहा कि उस खून को देख के, उस मंजर को देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अपनी बहरी घोष की नीति, बहरी घोष की नीति मतलब युद्ध की नीति, बहरी घोष मतलब युद्ध की नीति को त्याग कर क्या किया, धम्म घोष को अपनी जीवन की नीति बना दिया। धम्म घोष मतलब धम्म की विजय करना, मतलब युद्ध की नीति को त्याग के उसने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार किया और अपनी प्रजा को संदेश दिया कि हमें युद्ध नहीं करना है, हमें धर्म को अपनाना है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे किस तरीके से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली या किससे प्रभावित हुआ। तो हृदय परिवर्तित होता है। हृदय परिवर्तन के बाद जब वो अपने राज्य में आता है तो वो एक देखता है अपने घर से खिड़की की, ये भी कहानी है कि उसका भतीजा होता है निग्रोध, 8 या 9 साल का होती है, वही भतीजा है जो सुसीम का बेटा है। तो इसमें इस निग्रोध को एक भिक्षु के रूप में देख के कहा जाता है कि अशोक का मन विचलित हो गया, बोला कि मैंने इसके बाप को मारा है ना, और बेचारा इतना शांत स्वभाव से भिक्षु बन के भीख मांग रहा है। जीवन की वास्तविकता यही है, समझे आप। तो उसको देख के हृदय में और एक अलग सी क्या कहते हैं, मन को शांति प्राप्त हुई कि इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। उसके बाद वो एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, उपगुप्त से दीक्षा ग्रहण करते हैं और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो अपने बच्चों को भेजते हैं, महेंद्र और संघमित्रा को वो श्रीलंका भेजते हैं। वहीं मध्यांतिक में तक्षशिला में मध्यांतिक को तक्षशिला भेजते हैं, वही मध्यम को हिमालयी क्षेत्र में भेजते हैं। ये तो सब हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये सब चीज़ें हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, अशोक के लेखों से, अभिलेखों से। तो अशोक के अभिलेख हमें कई रूप में मिले हैं, जैसे स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, गुहा लेख। स्तंभ लेख मतलब एक स्तंभ पे खुदे हुए लेख, खंबा है उस पर खुदाई करके लिखे गए आदेश। शिलालेख मतलब पत्थरों पे लिखे हुए आदेश, और गुहा लेख मतलब गुफाओं में जो लेख हैं। शिलालेख मेनली अभिलेख क्यों लिखे जा रहे हैं, प्रजा को आदेश देने के लिए, प्रजा को निर्देशित करने के लिए पत्थरों पे खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा गया। तो इसके अभिलेख मिले। इसके बाद पूछा जाता है कि अशोक ने किस किस नगर को बसाया। तो अशोक ने श्रीनगर को बसाया जो जम्मू कश्मीर में है, ललितपत्तम नामक एक नगर की स्थापना की जो नेपाल में है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो अशोक के 14 शिलालेख हैं, उसमें कुछ कुछ शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अशोक ने हृदय परिवर्तन की कहानी, जिस तरीके से बहरी घोष को धम्म घोष में अपनाया और क्या क्या उसने कार्य किए उस नीति के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए, उन चीज़ों के बारे में हमने जानकारी उसके शिलालेखों से प्राप्त होती है। उन शिलालेखों को पढ़ के ही पता चलता है कि अशोक ने किस तरीके से प्रजा को आदेश दिया या प्रजा के साथ उसका हृदय परिवर्तन रूप दिखाई देता है। जैसे कि पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई, जैसे कि पहले जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया नहीं था उससे पहले अशोक, कहा जाता है कि अशोक की रसोई में डेली बहुत ज़्यादा मात्रा में मांस मच्छी मीट बनता था, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने पशु बलि की निंदा की, मांस मच्छी को निषेध घोषित कर दिया। दूसरे में उसने पशुओं की चिकित्सा के बारे में बताया और कहा। इसी के टाइम पीरियड में पता चलता है कि मौर्य के साम्राज्य के समय दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य टाइप के राज्य भी थे, इनके बारे में भी हमें जानकारी पता चलती है। तीसरे शिलालेख में हमें पता चलता है कि अशोक ने रज्जु को प्रादेशिक नाम के कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया तथा उनको आदेश दिया कि प्रत्येक 5वें वर्ष आप नगर का दौरा करेंगे, नगर के प्रशासन के बारे में देखेंगे कि प्रजा दुखी तो नहीं है। उसके बाद चौथे में बहरी घोष की जगह इस धम्म घोष, ये तो बता ही चुके हैं, युद्ध विजय की नीति को त्याग कर धर्म की नीति को अपनाया चौथे शिलालेख में। 5वें शिलालेख में बताया उसने कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है।
छठे में आत्मनियंत्रण के बारे में बताया है, तो वही सातवें में धार्मिक समन्वय। आपको पहला, दूसरा, तीसरा याद रखने की जरूरत है, चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद आपके आठवां शिलालेख में धम्म यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि धम्म यात्रा के बारे में किस शिलालेख में जानकारी पता चलती है हमको? आठवें शिलालेख में। 13वां शिलालेख वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है बच्चा आपसे कि कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है? अशोक के हृदय परिवर्तन की कहानी जो कलिंग युद्ध में हुई वो किस शिलालेख में पता चलती है बच्चे? 13वें शिलालेख में। और वही 14वें में सद्भावना छोड़िए। अब आते हैं इसके 7 स्तंभ लेख। 7 स्तंभ लेख के बारे में जानकारी पता चलती है। पहला स्तंभ लेख दिल्ली से टोपरा। दिल्ली टोपरा क्या है? पहले ये टोपरा में था, इसको दिल्ली लेके आया एफएसटी। एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मतलब तुगलक वंश का शासक है, उसके टाइम में टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, या आगे क्लास में बताऊंगी। वहीं एक दिल्ली मेरठ है, मेरठ से भी दिल्ली लाया गया, एफएसटी नहीं लाया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कोसाम्बी वाला है, ये प्रयागराज बोलते हैं इसको, प्रयाग राज स्तंभ लेख। इसको कोसाम्बी से प्रयागराज स्थानांतरित किया अकबर के समय में। एक लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया अरारेज है, एक रामपुरवा, ये 6 लेख हैं। अशोक स्तंभ लेख तो सबको ही पता होगा, ये सारनाथ में है। ये अपने भारत का नेशनल स्तंभ भी बोला जाता है। भारत का प्रतीक चिन्ह जो है आपका अशोक स्तंभ लेख, वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। इसके बाद आपको बताना चलेगा कि गुफाओं के बारे में बताया गया कि अशोक ने अपने काल में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल। बोला जाता है ये तीनों गुफाएं उसने किसको दी थी? आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय। भाई 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 यहां लिखेंगे आजीवक संप्रदाय। लिख नहीं पा रहे हैं, चलो छोड़ो। आजीवक संप्रदाय को इसने दिया। उसके बाद इस आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखल्ली गोसाल। मोखल्ली गोसाल थे जिनको इन्होंने विश्व झोपड़ी का, सुदामा, कर्ण चौपाल दिया। उसके बाद बोला गया मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक के बारे में पता चलता है बृहदत्त था, जिसकी हत्या बाद में सुंग वंश के शासक की द्वारा की जाती है, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। फिर सुंग वंश की स्थापना की जाती है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया। पहला नियुक्त नाभिकीय, जहां राजा नियंत्रण करता है। दूसरा है आपका मुख्य, जो मगध के पाटलिपुत्र के आसपास वाला एरिया, यहाँ पे उसके द्वारा मंत्रियों का गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। थर्ड वन ये दूरस्थ एरिया था, जहाँ वो और लोगों को नियुक्त करता था। इस तरीके से सेंट्रलाइज प्रशासन था। शासन समाज कैसा था यहाँ का? पितृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अधिकारियों के बारे में उल्लेख मिलता है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक सीता अध्यक्ष के बारे में बताया गया, ये उस भूमि का अधिकारी होता था जिस भूमि का राजस्व सीधे राजा के नियंत्रण में जाता था। तो भूमि राजा के नियंत्रण वाली, राजस्व वाली भूमि को सीता अध्यक्ष बोला गया। वही एक समाहर्ता अधिकारी के बारे में पता चलता है। पूछा जाता है कि मौर्य काल में जो समाहर्ता अधिकारी था वो किस विभाग का अधिकारी था? राजस्व विभाग का। वहीं फौजदारी न्यायालय के लिए अधिकारी प्रदेष्टा था, और धर्मस्य होता था दीवानी विभाग। फौजदारी और दीवानी में अंतर क्या है बच्चे? तो दीवानी वाले मामले में जो फौजदारी में से लड़ाई, मारकाट, जमीन जायदाद वाले मुद्दे नहीं होते थे, उन सबको छोड़ के दीवानी में आते थे, और जो मारकाट वाले मुद्दे होते थे फौजदारी में आते थे। इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा? मौर्य वंश के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मौर्य वंश में चीजें थी। अब हम लोग मौर्य वंश के, अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना हुई। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आए, आपके कौटिल्य आए, चाणक्य जिनको कहा गया, मेगस्थनीज आया, बिंदुसार, फिर आपके अशोक, और लास्ट शासक बृहदत्त। ये सब बारे में हमने पढ़ा। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमने जो कल की क्लास पढ़ी थी आपको मगध साम्राज्य और आज मौर्य, इन दोनों को मिला के हम थोड़े क्वेश्चंस आंसर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था सिकंदर के बारे में पढ़ा था, तो क्वेश्चन है सिकंदर और पौरुष, जिसको पौरुष का राजा पुरु था, कि सेना ने किस नदी के तट पर युद्ध लड़ा? तो झेलम नदी, याद रहेगा मैंने बताया था झेलम को बितिस्ता भी बोला गया है। तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में।
मगध राज्य की प्रथम राजधानी क्या है? ग्रीवराज और पाटिल, ग्रीवराज और राजगृह। मैंने बताया था बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था, उसने पहली राजधानी ग्रीवराज बनाई थी, फिर राजगृह बसी थी अजातशत्रु के टाइम पे, जिसमें आपको याद होना चाहिए कि अजातशत्रु के टाइम में पहली बौद्ध संगति हुई थी। अच्छा, मैंने अशोक पढ़ाया, मैंने आपको एक पॉइंट अभी बोल नहीं पाया, फिर बता देती हूँ कि अशोक के टाइम पे ही तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आपकी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति आपके अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिस संगति में क्या हुआ था? आपका अभिधम्म पिटक नामक तीसरा पिटक जुड़ा था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्से अध्यक्ष बनाए गए थे, याद है ना। उसके बाद इसकी राजधानी ग्रीवराज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को किसके दरबार में भेजा था? कल मैंने बताया था जीवक को उसने अवंती के सम्राट चंद्रप्रदोत के तबीयत खराब थी, उसको पीलिया हो गया था, उसके इलाज के लिए जीवक को भेजा था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? मैंने अभी देखो कराया ना बिंदुसार वाला टाइम कि उसके दरबार में तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो अशोक को भेजा गया था। अशोक उस समय कहाँ का राजा था? उज्जैन का। और अशोक को कहाँ भेजा गया? तो आपका तक्षशिला। और वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, चाणक्य का अन्य नाम क्या है बेटा? विष्णुगुप्त। उसके बाद क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का शासक नहीं है, देखो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और बिंदु, यहाँ बिंदु है, सॉरी आप यहाँ बिंदु कर लेंगे, ये बिंदुसार है। तो अजातशत्रु आपका मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु किस वंश का है बेटा? ये आपका हर्यक वंश का शासक है, और ये तीनों आपके मौर्य वंश के शासक हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? अशोक। बताया ना, सिंगुली अनुश्रुति के अनुसार पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है, उसी में ये पहले भाई। फिर बोला गया अर्थशास्त्र के लेखक, कितना इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त, सॉरी बेटू सॉरी, इसके कौन है आपके? अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही समकालीन। अगर नाम पूछा जाता तो चाणक्य, नाम होता चाणक्य, और शासक समकालीन किसका था? चंद्रगुप्त का। बाद में अशोक का भी समकालीन है, लेकिन यहाँ चंद्रगुप्त पहला है तो चंद्रगुप्त के बारे में आएगा। अब बोला गया क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात किस राजवंश की स्थापना हुई? मौर्य। बताया था ना, नंद वंश का अंतिम शासक आप था धनानंद, घनानंद या धनानंद है, इसके हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो भाई चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ना होते तो मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य शायद ना हुआ होता। कल्पना है, हो सकता सच भी है कि ना चाणक्य होते, ना वो चंद्रगुप्त को खरीदते, ना तक्षशिला लेके जाते, ना इतना प्रशिक्षण देके धनानंद को हराने की रणनीति बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है बेटा? इंडिका। याद ही है, इंडिका में क्या बताया गया है कि एग्रोनोमोई नामक एक कृषि अधिकारी के बारे में उल्लेख मिलता है कि नहीं? और किसके दरबार में आया था मैगस्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की है आपके? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना विधि याद रहेगी ना, संलेखना। श्रवणबेल गोला में प्राण त्यागे, भद्रबाहु के साथ चले गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवलेख में यह साबित किया कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत, रुद्रदामन का जूनागढ़ अवलेख। याद आया? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया था, और जूनागढ़ अवलेख से ही तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है हमें। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के टाइम पीरियड में सांची का स्तूप बनवाया गया है। अशोक के अधिकांश अवलेख किस भाषा में प्राप्त होते हैं आपको? प्राकृत और ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? रिपीट हो गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? 13वें शिलालेख। याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख में पता चलती है जानकारी हमको? 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्यादेश में
अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, आपका मास्की अभिलेख बताया था ना, अशोक का अभिलेख मास्की में मिलता है। और स्वयं को सम्राट किस अभिलेख में कहा है? भाब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग को जीतने के बाद उसने क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को छोड़ दिया सदा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष कहा गया है। उसके बाद मौर्य काल में एग्रोनोमोई कौन होता था? एग्रोनोमोई होते थे आपके कृषि विभाग का अधिकारी। कृषि विभाग और सड़क निर्माण दोनों ही हो जाएगा इसका तो। खैर, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस बिंदुसार के टाइम पे आया था। ठीक है, कौन था ये डायमेकस? डायमेकस को किसने भेजा था? टालमी द्वितीय ने। टालेमी द्वितीय ने भेजा था। कहाँ का था ये? मिस्र का शासक था। ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का शासक था? तुर्मै भी मिस्र का शासक था आपका। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ा और मौर्य और मगध के टाइम पीरियड के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। आई थिंक आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो।